नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। राम मंदिर के निर्माण और अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद यूसीसी बीजेपी का आखिरी बड़ा दाव एजेंडा है। बता दें कि जो अब तक अधूरा भी है। ऐसे में यूसीसी के जिनको बोतल से बाहर निकालकर बीजेपी ने बड़ा सियासी दाव खेला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। एक तो इससे वोटों के ध्रुवीकरण की उम्मीद है। मुस्लिम समुदाय से इसका जितना कड़ा विरोध होगा, दूसरा समुदाय उतनी ही मजबूती से बीजेपी के पक्ष में खड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ यूसीसी के मुद्दे पर विपक्ष भी बटा हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी और शिवसेना समर्थन में, तो वहीं एनसीपी ने न्यूट्रल रहने का ऐलान किया है। रिपोर्ट देखें। ...2024 के महासंग्राम के करीब आते ही बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के जिन्न को बोतल से बाहर निकाल दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस मुद्दे को उछालते हुए सवाल खड़ा कर दिया कि ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश आखिर कैसे चल पाएगा। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून और दूसरे के लिए दूसरा, जबकि देश की सर्वोच्च अदालत भी बार बार कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रहा है, लेकिन वोट बैंक के भूखे राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। कल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? ऐसे में सवाल तो ये है कि आखिर बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्यों जोर दे रही है। दरअसल बीजेपी को यकीन है कि यूसीसी का जिन्न उसकी 2024 की मुरादों को पूरा कर सकता है। राम मंदिर के निर्माण और अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद यूसीसी बीजेपी का आखिरी बड़ा एजेंडा है, जो अब तक अधूरा है। अब जबकि 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, तो बीजेपी को मुस्लिम समुदायों और विपक्षी दलों से यूनिफॉर्म सिविल कोड के मजबूत विरोध को लेकर राजनीतिक रूप से लाभ होने की भी उम्मीद है, और ऐसा हो भी रहा है। पीएम के यूसीसी पर बयान के बाद से इसके विरोध में आवाजें बुलंद होने लगी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने आनन फानन में मंगलवार देर रात पीएम मोदी के यूसीसी पर दिए बयान के बाद ऑनलाइन इमरजेंसी बैठक की, जिसमें यूसीसी के विरोध का फैसला लिया गया। तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर है। प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों है इतनी? मेरे को तो नहीं है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान का हवाला दे रहे। आप मेरे को पाकिस्तान के प्रिज्म से कब तक कहेंगे नरेंद्र मोदी साहब? आपको अपना ये जो सॉफ्टवेयर है ना आप लोगों का थिंकिंग का, उसको चेंज करना पड़ेगा। भारत के मुसलमान को पाकिस्तान से क्या करना है, भारत के मुसलमान को इजिप्ट से क्या करना है, भारत के मुसलमान को दूसरे कंट्री से क्या करना है? आप क्या उनको बड़ा समझ रहे, हमको कम समझ रहे क्या? ये तो एंटी नेशनल बात कर रहे। आप तो ट्रिपल तलाक पे कानून बना दिए, अब क्यों रो रहे आप? कानून आप बनाने के बाद क्यों रो रहे प्रधानमंत्री? इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि कानून बनाने के बाद उस कानून के जरिए और डिजर्शन बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है, उन सब बातों को ये पार्टी जो आज सत्ता में है वो स्वीकार करती है। वो तो हर केस में जाके रिव्यू फाइल कर दें। सबरीमाला का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें रिव्यू क्यों फाइल कर रहे हैं? क्या है जो दिल्ली के केसेस हैं, दिल्ली में जो व्यवस्था है उसके संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको तो नहीं ये फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने तो एक ऑर्डिनेंस बना दिया है उसको बदलने के लिए। तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसकी एक बुनियाद भी है, क्योंकि इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल 44 उसमें ये संकेत दिए गए हैं कि ऐसा
करना हम लोगों के लिए, देश के लिए अच्छा रहेगा। ये उसमें संकेत है, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है। अब रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पे तो चर्चा होनी पड़ेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए बीजेपी ने एक तीर से दो निशाना लगाया है। एक और तो इससे वोटों की ध्रुवीकरण की उम्मीद है। मुस्लिम समुदाय से इसका जितना कड़ा विरोध होगा, दूसरा समुदाय उतनी ही मजबूती से बीजेपी के पक्ष में खड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ यूसीसी के मुद्दे पर विपक्ष भी बटा दिख रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो यूसीसी का समर्थन किया ही है, साथ ही विपक्षी एकता का झंडा बुलंद करने वाले बड़े नेताओं में शामिल शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने यूसीसी पर न्यूट्रल रुख अपनाते हुए कहा कि वो इसका न विरोध करेंगे और न समर्थन। जबकि शिवसेना ने तो यूसीसी का खुलकर समर्थन किया है, लेकिन वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यूसीसी का दांव ऐसे वक्त पर खेला जब हाल ही में पटना में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने एकजुटता की कोशिश में बैठक की थी। अब यूसीसी के मुद्दे पर विपक्षी एकता पर भी ग्रहण लग सकता है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी के दांव में विपक्ष फंस रहा है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्र की बीजेपी सरकार को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अंतिम मसौदा पेश करने से पहले कई पहलुओं पर विचार करना होगा। कानूनों का एक सेट कई मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों की जगह कैसे लेगा, जो विवाह, विरासत, गोद लेने और तलाक को नियंत्रित करते हैं। कुछ कानून धर्म और कभी कभी क्षेत्र के आधार पर भी अलग होते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर ये माना है कि धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त व्यक्तिगत कानून संविधान के मुताबिक होने चाहिए और ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। देखा जाए तो यूसीसी की मांग काफी पुरानी है, लेकिन वक्त वक्त पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा देश की सियासत पर हावी होता रहा है। एक बार फिर इस पर राजनीति गर्म है, लेकिन देखना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक टिका रहता है या वाकई इस दिशा में गंभीरता से कदम आगे बढ़ाए जाने की तैयारी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो यूसीसी की मांग काफी पुरानी है, लेकिन मुस्लिम समुदाय लगातार इसका विरोध करता रहा है और इसका कड़ा विरोध आज भी हो रहा है। दूसरा समुदाय उतनी ही मजबूती से बीजेपी के पक्ष में खड़ा हो सकता है। इसलिए पहली बात, इस बात का विषय इसलिए भी उठाया गया क्योंकि वोटों का ध्रुवीकरण हो, और दूसरी बात ये भी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि विपक्ष भी इस पूरे विषय पर बटा हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूसीसी के मुद्दे पर सियासत भी हावी हो रही है। आम आदमी पार्टी और शिवसेना समर्थन में है, तो एनसीपी ने न्यूट्रल रहने का ऐलान किया है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर अब क्या सांस्कृतिक विविधता के इस हद तक समझौता किया जा सकता है कि समानता के प्रति हमारा आग्रह क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बन जाए। इन तमाम पहलुओं को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ हनी पाठक जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। गरिमा दसौनी जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। संजीव निगम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। और रुद्र प्रताप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत है। रुद्र जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सवाल इस बात को लेकर कि फिलहाल मौजूदा स्थिति में एक बार फिर से यूसीसी का जिन भारा गया, क्या वजह इसके पीछे आप समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक बार फिर यूसीसी का राग क्यों अलापा जा रहा है? देखिए नेहा जी, एक तो अब मान लीजिए कि 2024 में चुनाव है तो वो तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। साथ ही जैसे अगर आप देखेंगे कि जो बीजेपी के पुराने मुद्दे थे उसमें से अब यही एक मुद्दा है जो बचा हुआ है। तो बीजेपी इस चीज को ला करके ये साबित करना चाहती है कि जो हमने वादे किए थे उस वादों को हम पूरा करने में सक्षम रहे हैं। क्योंकि अब जैसे धारा 370 था, राम मंदिर था, ये सारे मुद्दे ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए हैं। तो इसलिए उस चीज को ले आकर के जनता के बीच जो एक विश्वास था, जिस आधार पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की शुरुआत हुई और उन लोगों ने इन चीजों को बहुत
मजबूती के साथ उठाया और बार बार वो कहते रहे कि मेरी अगर सरकार आएगी बहुमत के साथ तो हम इस पे काम करेंगे। तो जैसे कई बार इस विषय पर लोग ये सवाल उठाते हैं बीजेपी से कि इस मुद्दे को क्यों नहीं लाया गया, तो उसी के तहत उन्होंने ये अंतिम जो अपना एक दांव कह सकते हैं, चुनावी भी दांव हो सकता है, क्योंकि ये मुद्दा तो महत्वपूर्ण है। अभी तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि इस मुद्दे में पूरा विपक्ष असमंजस में पड़ गया है कि वो उसके साथ खड़ा हो या उसके खिलाफ खड़ा हो। तो एक राजनीतिक मुद्दे के तहत अगर आप देखेंगे तो भी बीजेपी को एक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं न कहीं जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि काफी समय से बीजेपी विपक्षी एकता की बात चल रही है, विपक्ष लामबंद हो रहा है, लेकिन अगर किसी मुद्दे पर विपक्ष में आपसी मतभेद हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए 24 में फायदा होगा। तो कहीं न कहीं आप इस चीज को मान सकते हैं कि चुनाव के नजरिए से भी है और पार्टी अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर रही है कि हमने अपने सारे किए हुए वादों को पूरा किया और हम अपने वादे को पूरा करने में सक्षम है। ये इस चीज को एक लोगों के मन में एक भरोसा पैदा कर रही है। इस तरह से इसको देखा जा सकता है। चुनौतियां फिलहाल क्या आपको दिखाई दे रही है? देखिए, लागू करना चाहती है और लागू होगा, दोनों के बीच अंतर है, लेकिन फिलहाल चुनौतियां क्या है इसके सामने? देखिए, चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, क्योंकि अभी जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में इसके लेकर के कंफ्यूजन है कि इसमें क्या क्या शामिल होंगे, क्या क्या नहीं शामिल होंगे। अभी जैसे उससे राय ली जा रही है, तो जब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती कि इसमें क्या क्या कौन कौन से मुद्दे आएंगे और कौन कौन से नहीं आएंगे। जैसे जो भी मान लीजिए कि जो भी एक अलग समुदाय के लोग अपने आप को, मतलब जैसे मुस्लिम समुदाय के नेता ओवैसी वगैरह जो भी लोग उसको बता रहे हैं कि इसमें ये चीजें नहीं छिन जाएंगी, उनके अधिकार छिन जाएंगे, तो ये सब जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है तब तक एक बहुत बड़ा भ्रम बना हुआ है। तो इसमें सरकार को ये चाहिए कि इस पे जल्दी से क्लियरिटी लाए कि जिससे लोगों को ये पता हो सके कि क्या चीजें होनी है और क्या चीजें नहीं होनी है। बिल्कुल। देखिए, ये मुद्दा तो देखिए सबकी एक मांग थी, ऐसा नहीं है कि एक बीजेपी के लिए। देखिए, एक देश है तो उसमें समानता होनी चाहिए। अब ऐसा अगर किसी के जात के आधार पर, धर्म के आधार पर अगर हम लोग इस तरह से अगर विभेद करेंगे तो हम कैसे एक राष्ट्र के तौर पे आ पाएंगे? तो इसकी तो आवश्यकता है और उस अवस्था, इसको आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा बीजेपी लेट ला रही है, जिसके तहत इसको लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा है। अगर ये पहले लाती तो इसको चुनावी मुद्दे में नहीं देखा जाता, लेकिन इसकी आवश्यकता थी और अगर ये इसको कर ले जाते हैं तो उसका चुनावी भी फायदा इनको होगा। और ये बहुत पुरानी मांग है देश की कि समान कानून सबके लिए लागू हो, चाहे धर्म कोई सा भी हो। तो ये चीज आवश्यक थी और ये जरूरी भी है। ठीक है, दसौनी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल जी। गरिमा दसौनी जी, सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी रुद्र प्रताप जी कर रहे थे कि एक देश, तो फिर एक अधिकार सबके पास क्यों नहीं, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? देखिए, बहुत होशियारी के साथ, क्योंकि बाकी सारे मुद्दे अब हाथ से छिटक चुके हैं भाजपा की, तो बहुत होशियारी के साथ एंड चुनाव के समय पर मैं इसे मणिपुर से ध्यान भटकाने के रूप में देखती हूँ, क्योंकि मणिपुर 2 महीने से जल रहा है। प्रधानमंत्री मणिपुर का जिक्र नहीं करना चाहते, वहाँ लोगों के आंसू पोंछने नहीं जाना चाहते। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? आप एक देश एक कानून की बात कर रही है, एक देश और एक लोगों की बात क्यों नहीं कर रही है? वहाँ 130 से ज्यादा मौतें हो गई। इन्होंने याद दिलाया मैनिफेस्टो हमको भाजपा का कि मैनिफेस्टो एक एक करके भाजपा पूरा कर रही है। मैं याद दिलाती हूँ रुद्र प्रताप सिंह जी आपको, मैनिफेस्टो में क्या था? मैनिफेस्टो में था सालाना 2 करोड़ नौकरियां। मैनिफेस्टो में था 100 स्मार्ट सिटी, कितनी बन गई जरा बताइए? मैनिफेस्टो में था 2019 तक किसानों की आय दुगनी, फिर उसका टारगेट बढ़ाकर 2022 कर दिया गया। कितने किसानों की आय दुगनी कर दी गई है? काला धन वापस आ गया क्या? 15 लाख आपके अकाउंट में आ गए क्या? सड़कें चाक चौबंद हो गई क्या प्रदेशों की? तो कहीं ना कहीं लोकपाल और लोकायुक्त का भी वादा था कि लोकपाल लाएंगे। कहाँ है लोकपाल? बताए ना। तो यूसीसी मैं सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी और सियासी दांव के रूप में देखती हूँ। रुद्र प्रताप सिंह जी ने कहा कि बहुत लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी, कौन कर रहा था? विरोध क्यों? क्या वजह है कि इसका विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है? नहीं, विरोध क्यों? नहीं, विरोध बिल्कुल नहीं है। हमने कहा कि बहुलवादी हमारा देश है, विभिन्नता बहुत ज्यादा है, अनेकता में एकता के लिए ये जाना जाता है। तो कितना सार्थक और कितना कारगर साबित होगा, कितना प्रैक्टिकल होगा यूसीसी इस वक्त लाना। क्योंकि अगर आप विधि आयोग की रिपोर्ट पिछले साल की देखें तो विधि आयोग कहता है ये समय मुफीद नहीं है यूसीसी लाने के लिए, और आज का विधि आयोग उस पर मोहर लगाता है कि सुझाव मांगता है यूसीसी के लिए। सुझाव क्यों मांग रहे हो? और रुद्र प्रताप सिंह जी, मुझे समाज का वो तबका
दिखाएं जो यूसीसी मांग रहा था बहुत समय से। ये कह रहे हैं कि लंबे समय से मांग थी यूसीसी की, किसी की मांग थी नहीं थी जनाब। ये समाज में मतलब आप जो है वो वक्त के ऊपर ये ठीकरा फोड़ रही हैं। आप ये कह रही हैं कि नहीं वक्त सही नहीं है, इसीलिए। एंकर महोदय प्लीज मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। आपने विधि आयोग की रिपोर्ट नहीं पढ़ी शायद। नहीं, मैंने सबकी रिपोर्ट पढ़ी है। मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ। गरिमा जी प्लीज कृपया बात को समझिए। ये मैंने नहीं बोला, ये गरिमा दसानी के शब्द नहीं है। ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले साल की अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये वक्त मुनासिब नहीं है यूसीसी लाने में। लेकिन आज प्रधानमंत्री और अमित शाह, तो कांग्रेस पार्टी फिर ये समर्थन कर रही है, ये माने? जी, कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है, ये माने? नहीं, हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। हम देखते हैं ना यूसीसी लागू तो करे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होंगे, कौन कौन से क्लॉजेस होंगे, आखिर सुझाव देने 8.5 लाख लोगों ने सुझाव दिए। कौन वो लोग हैं जो सुझाव दे रहे हैं यूसीसी को लेकर? यहाँ जब प्रदेश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है, जिसका सीधे सीधे ताल्लुक आम जनता से है, आप ध्यान भटकाने के लिए मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। आप महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहते, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करना चाहते। ठीक है हनी पाठक जी, ठीक है हनी पाठक जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। हनी पाठक जी, स्पष्टीकरण क्यों नहीं है इस पूरे विषय पर? पूरी तरीके से स्पष्टीकरण दिया गया है। हाँ, ये है कि मुख्य प्रवक्ता द्वारा स्पष्टीकरण इनको समझ में ना आया तो बात अलग है, लेकिन पूरी तरीके से स्पष्टीकरण दिया गया। और 15 पॉइंट जो दिए गए हैं वो इन्होंने शायद पढ़े नहीं है या पढ़ने के बाद भी इग्नोर किए गए हैं। वो पॉइंट्स होंगे तो जो बात इनकी समझ में नहीं आएगी। और जैसा मैं एकदम प्रिपेयर होकर आई थी अब तक की सभी डिबेट्स को जो मैं अटेंड कर रही हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं द्वारा यही कहा जाएगा, बातों को पूरी तरीके से घुमा दिया जाएगा, लेकिन स्पष्ट रूप से एक जवाब नहीं दिया जाएगा। उस पर ये पूरी तरीके से खरी उतरी हैं। और बात वो होती है ना नेहा जी, मतलब पढ़ा तो सारे अनुबंध हो गए, नेवलों के भी साफ से संबंध हो गए, तो वो बात पर भी ये एकदम खरे उतरते हैं। तीसरी बात का मैं आपको ये जवाब देती हूँ, मुझे ये बताइए किस चीज से इसमें आपत्ति है? आपने कहा स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब मैं आपको 4-5 पॉइंट्स मुंह पर गिनाती हूँ इनके, इसमें से किस चीज से इनको आपत्ति है जरा मुझे ये बताएंगी। ये अगर मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने की प्रक्रिया आसान करी जा रही है तो इनको आपत्ति है। तो दूसरी बात, अगर लड़कियों को बाप की संपत्ति में हिस्सा मिल रहा है तो उस पर इनको आपत्ति है। अगर लड़कियों की शादी ग्रेजुएट होने की बात करी जा रही है तो कांग्रेस को आपत्ति है। इनको कहिए बीच बीच में इंटरप्ट न करे, मैं भी इनकी बेबुनियादी बातों को लगातार सुन रही थी। ये घुमा फिरा के खिचड़ी पकाना बंद कर दे, ये डिबेट है, फेसबुक लाइव नहीं चल रहा है। और बात में करेंगे। नहीं, कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। आप बेफिक्र होकर अपनी बात को रखिए। चौथी और पांचवी बात मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि 15 पॉइंट में से ये 4 की बात मैं कह रही हूँ। 5वीं पॉइंट में इनको ये बताया जाए। ठीक है ना, एक एक करके रखते हैं ना बात को। ठीक है गरिमा जी, ये बताए मुझे कि जो बच्चों एक हाथ में कंप्यूटर मुस्लिम गरिमा जी एक सेकंड, ऐसे नहीं, आप देखिए अभी फोन लाइन्स पे जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा कौन बोल रहे हैं ना। ठीक है, एक एक करके बात को रखते हैं। क्या इस चीज से कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है? नहीं, मैंने बोल दिया, आप नहीं बोल रहे थे। ठीक है। और क्या मुस्लिम महिलाओं की गोद प्रक्रिया को लेकर आपत्ति है? क्या बच्चों की पढ़ाई को आगे तक, बच्चियों की पढ़ाई, आप पूरी पढ़ाई होने के बाद शादी कराने पर आपत्ति है? नहीं, ठीक है। हनी जी सुनिए, हनी पाठक जी, संपत्ति में हिस्सा मिले, हनी पाठक जी, पॉइंट पे आपत्ति है। हनी पाठक जी, क्या सांस्कृतिक विविधता के से इस हद तक समझौता किया जा सकता है कि समानता के प्रति हमारा आग्रह क्षेत्रीय अखंडता के लिए ही खतरा बन जाए? देखिए ऐसा है, हिंदुस्तान के बारे में एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ। हिंदुस्तान एक वो हिंदुस्तान है जहाँ यहूदी कहीं अगर विशेष दिखाई नहीं देते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से हिंदुस्तान में यहूदी आपको देखने को मिल जाएंगे, क्रिश्चियंस देखने को मिल जाएंगे और मुस्लिम धर्म के सभी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, अनुयायी देखने को मिल जाएंगे। तो हिंदुस्तान हमारा जो देश है इसमें सभी धर्म के लोग रहते, विविधता में एकता देखने को मिलती है, सभी धर्म लोग एक साथ मनाते हैं। आज मैंने भी बकरीद में लोगों के घर जाके उनको बधाइयाँ दी और वो भी मेरे घर हर त्योहार में आते हैं। तो इसको विविधता में एकता नहीं कहेंगी तो और क्या कहेंगी? जब हम सब त्योहारों में एक साथ मिलकर जश्न मनाते हैं तो इस यूसीसी को लागू होने में क्या दिक्कत
गलत है। ठीक है, और तीसरी बात ठीक है। नेहा जी एक लास्ट बात और, जब कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो सजा में, जब सजा जज सुनाता है तो उसमें जब कोई भेदभाव नहीं होता है कि किसी, ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को 14 साल की सजा होती है और मुस्लिमों को फांसी चढ़ा दी जाती है, ऐसा तो नहीं होता है ना। ठीक है, ठीक है। तो दोनों समुदाय को एक बराबर ठीक है, मिलती संजीव ना। जी, तो संजीव जी। UCC में भी एकदम सब बराबर होनी ठीक है, चाहिए। क्या आपको अच्छा लगा, आपको क्यों लगा कि यूसीसी का समर्थन करना चाहिए? देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारा लक्ष्य ये है कि हर नागरिक को, जैसे हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, सबका, गरीब का, अमीर का, हर बच्चा शिक्षित हो, अच्छी शिक्षा लेकर के देश निर्माण में अपना सहयोग दे। स्वास्थ्य के बारे में हम बात करते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक है। तो सैद्धांतिक रूप से हम सहमत हैं, लेकिन बहुत सारे बिंदु है, बहुत सारे पॉइंट होंगे, क्योंकि अभी कोई इसका ड्राफ्ट नहीं आया है। जब ड्राफ्ट आएगा तो और उसको विस्तार से समझने में और चर्चा करने में आसानी रहेगी। तो अभी आपको भी इंतजार करना पड़ेगा जब तक नहीं, आम आदमी पार्टी का फौरी तौर पर समर्थन है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि मुस्लिम समाज तो इसका विरोध कर रहा है। ऐसे में क्या मुस्लिम विरोधी समझे आपको भी? देखिए भाई, आम आदमी पार्टी किसी एक जाति और धर्म की पार्टी नहीं है। हाँ, आम आदमी पार्टी सभी लोगों की पार्टी है, अमीर की, गरीब की, हर जाति और धर्म के जो लोग निवास करते हैं भारतवर्ष में, सबकी पार्टी है। तो अगर कोई हम हमारे लिए वो कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आने दीजिए, ड्राफ्ट आने दीजिए, ड्राफ्ट जब आएगा तब उसमें विस्तार से चर्चा करने में आसानी होगी। हमने जो समर्थन देने की बात कही है वो ऐसे नहीं कि हम आंख बंद करके देंगे। एक बार ड्राफ्ट आ जाएगा और ड्राफ्ट में विस्तार पूर्वक से जब चर्चा होगी, उसमें बहुत सारे ऐसे मैटर है कि अपने नहीं, आपको नहीं लगता कि इस तरह समर्थन करने की बात कह के एक समुदाय को आप नाराज कर रहे हैं? पूछूंगी मैं आपसे। संजय चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ है, रुद्र जी भी लगातार जुड़ा हुआ है। एक छोटा ही कि आखिर यूसीसी को लागू करना कितना सही है और अगर विरोध हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे रुख कर लेते हैं संजय चक्रवर्ती जी का। संजय जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, टीएमसी का क्या स्टैंड है इस पूरे विषय को लेकर? क्या लगता है कि इसका समर्थन किया जाना चाहिए या आप भी इसका विरोध करेंगे? देखिए, कानून बनाने के लिए संसद बना हुआ है। हाँ। कानून रैलियों में नहीं बनती है। हाँ। लोगों को ढोल पीट करके जो है कोई कानून बनाया नहीं जाता। अगर कानून ऐसे ही बनाना होता तो नोटबंदी करना हो या दिल्ली के ऊपर अध्यादेश लेकर के आना हो, रातों रात लेकर के आ जाना हो, या फिर जो है किसानों के लिए काले कानून जो लाए थे उनके ऊपर, तो वो सब तो रैलियों में जो है उन्होंने ढंढोरा खींचा नहीं था। ये सिंपल वे है कि इन्होंने कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पतली हालत देकर के, मध्य प्रदेश में हालत खराब देकर के ये एक शगुफा छोड़ा गया है, चुनावी स्टंट है ये। अगर आप कोई कानून बनाना है तो आप सिंपल वे से आप संसद बुलाइए, संसद का सत्र बुलाइए, उसके बाद जो है चर्चा करिए, पूर्ण बहुमत से पास करिए। अभी कह रहे 8 लाख लोग आप समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो क्या प्रक्रिया है सभी को पता है। हम तो उसके ड्राफ्ट तो बने। हाँ। पहले ड्राफ्ट तो बने कि ड्राफ्ट बना कि नहीं बना, कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ रैली जिस बिंदुओं का जिक्र अभी हनी पाठक जी कर रही थी, कह रहे कि स्पष्टीकरण है साफ तौर पर, आगे निकल जाओ। मोदी जी का काम यही है। मणिपुर जल रहा है, कोई परवाह नहीं। मिजोरम में आग लगी हुई है, वहाँ पे टीएमसी अपना रुख साफ करेगी या नहीं करेगी, मैं तो ये पूछ रही हूँ। धीमे पूरा पूर्वोत्तर एक एक करके आप यूसीसी पर टीएमसी का क्या स्टैंड है तो बता दीजिएगा। देखिए, पहली बात, साफ बात, आप स्टैंड तभी क्लियर हो पाएगा जब ड्राफ्ट आएगा। रैलियों से ड्राफ्ट नहीं बनता। आप ड्राफ्ट लेकर के आइए, संसद में चर्चा करिए। अगर वो सारी चीजें कानून के हिसाब से होगी, टीएमसी समर्थन करेगी। और ये केवल जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोले थे, कानून सबके एक समान होता है। हिंदुओं को अगर 14 साल की सजा होती है तो क्या मुसलमानों को नहीं होती है? अरे हिंदू को अगर कोई बवाल करे तो कुछ नहीं होता, मुस्लिम अगर करे तो उसका घर ढहा दिया जाता है। बुलडोजर लेकर के चले आते हैं, तुरंत के तुरंत उसका घर गिरा दिया जाता है। ये कौन सा कानून है? न कोर्ट न कचहरी, कुछ नहीं, सीधे के सीधे आप एक पुश्तैनी घर ही गिरा देते हो, यानी पूरे घर को अनाथ कर देते हो, पूरे खानदान को अनाथ कर देते हो। तो ये कहाँ डबल स्टैंडर्ड कानून, ये तो इन्होंने पहले से चला रहे हैं। तो ये अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो उसके बाद तो जीना हराम हो जाएगा उन लोगों का। आप उत्तराखंड में आप देख लीजिए, वहाँ मस्जिदें हटाई जा रही है, वहाँ मजारें हटाई जा रही है, वहाँ कानून लाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। हनी पाठक जी, जवाब दीजिए।
अब मैं इसका जवाब इनको एकदम बहुत क्लियर तरीके से देती हूँ। इन्होंने बोला कि उत्तराखंड में ये काम हो रहा है, उत्तराखंड में वो काम हो रहा है, तो इनको मैं क्लियर करती हूँ कि उत्तराखंड में मंदिर भी हटाए गए हैं। जरा आंकड़े लेकर आया करिए, उसके बाद बात किया करिए। और गुरुद्वारे को भी स्पष्टीकरण दिया गया है बताने को कि ये गुरुद्वारा इलीगल जगह पर है और इसको हटाया जाए। पहले पूरी स्टडी करिए उत्तराखंड की, फिर उत्तराखंड की बात करिए। और तीसरी बात मैं इनको ये कहना चाहती हूँ, ये जो बात कर रहे हैं कि ये मुसलमानों का घर ढहा दिया जाता है, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि ये टीएमसी के हैं, तो ये मुझे ये क्लियर करे कि जब बंगाल में कोई जय श्री राम का नारा लगाता है या पूजा पंडाल में पूजा करता है, नवरात्रि की पूजा को बैन किया जाता है, तब किसी एक धर्म ये एकदम बेकार बात है, एकदम बकवास है। कोई नवरात्रि की पूजा को बैन नहीं किया जाता है, न दुर्गा पंडाल में किसी को पूजा करने। जय श्री राम के नारे लगाने पर तो विरोध होता है। जय श्री राम के नारे लगाते हैं अगर लोग, तो ममता बनर्जी को तो बुरा लगता है ना संजय जी। जय श्री राम के नारे उनको चढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। ऐसा किसी ये कैसे तय होगा कि उनको चढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं? धूमधाम से मनाया जाता है। नहीं, ये कैसे तय होगा कि उन्हें चढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं? सब धर्म समुदाय पे निशाना नहीं साधा जाता है। ठीक है। जब दुर्गा पंडालों को जलाया जाता है तब किसी एक धर्म और समुदाय पे निशाना नहीं साधा जाता है। आप बंगाल से हैं, टीएमसी सिर्फ बंगाल में, इसलिए मैं आपसे 2 सवाल का जवाब मांगी हूँ। जरा अगर हिम्मत है तो इस 2 सवाल का जवाब देकर दिखाइए। और क्या हिंदू विरोधी बात कर, क्या मुस्लिम विरोधी की बात करते हैं? जरा मुझे एक बात बताइए, आर्टिकल 25 किसने लागू किया था? आर्टिकल 25 में धर्म परिवर्तन को मान्यता किसने दी थी? वो क्या हिंदू विरोधी आर्टिकल नहीं था? और आर्टिकल 28 हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक छीना गया था, ये किसने लाया था? ठीक है, हिंदू विरोधी बिल नहीं था? ठीक है, तब हिंदुओं के लिए किसी की आवाज नहीं उठी थी। ठीक है, मैं संजय जी का रुख करूँ। ठीक है हनी जी, एक सेकंड। इस वक्त हमारे साथ फजील अहमद जी भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। फजील जी, क्यों यूसीसी से इतना डर लग रहा है? किसको डर लग रहा है? किसको डर लग रहा है? नहीं लग रहा आपको डर? भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। पता नहीं क्या होगा। अभी देखा अमेरिका में क्या सुन क्या है, इसीलिए सुने हैं ना वहाँ पे। पूरी दुनिया में जो मैसेज दिया इन्होंने भारत का, इसीलिए दिया ना। ये ठीक बात है कि अगर हिंदू का घर टूटता है तो मुसलमान का टूटता है, लेकिन बात मुसलमान पे ज्यादा होती है ना। एक घर हिंदू का टूटेगा तो 100 घर मुसलमान का टूटता है। तो ये सब चीजें तो है ना, कानून से देश कहाँ चल रहा है? और इस तरह के नारे से इन देश में व्यवस्था यूसीसी, एक समान शिक्षा आज तक नहीं हुई। देश के अंदर एक समान शिक्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरे देश में पूरी संपत्ति, पूरी जमीन जायदाद 15% लोगों के पास है। यानी गांव में अगर 2000 की आबादी है तो 30 लोगों के पास पूरी जमीन है। अब बाकी 90% लोग भूमिहीन है, जिनके पास घर बना, उसको बराबर कब करेंगे? समान शिक्षा कब करेंगे? भारत का संविधान सबको समान नागरिक अधिकार देता है। आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 19 कह रहा है ना कि हम धर्म के आधार पर किसी को भी अपने देश में एक धर्म नहीं है, एक धर्म में 100 धर्म है। यानी मुसलमान में भी 100 संप्रदाय हैं, हिंदू में भी हजारों संप्रदाय हैं, सिख में भी हजारों संप्रदाय हैं, आदिवासी हैं। एक डाइवर्सिटी का देश है हमारा, जहाँ एक गांव में 20-20 धर्म के लोग रहते हैं। सबके अपने आर्टिकल 19 हमको यही प्रोटेक्शन देता है। दाढ़ी रखने का अधिकार भी आर्टिकल 19 देता है, समझ रहे हैं आप? कपड़ा पहनने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार। तो ये लोग क्या बराबर करना चाहते हैं? देश में सबकी जमीन बराबर कर दे, शिक्षा बराबर कर दे। एक यहाँ पे एक थानेदार का लड़का बलात्कार का केस होता है, उस पर FIR नहीं होता है, सड़क पर धरना देना पड़ता है। ये कानून है देश के अंदर। इसलिए ये सब 24 में इनको चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। और उत्तराखंड में तो हम सुन रहे हैं कि कितना 4-5 साल से सुन रहे हैं कि आ रहा है। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान को भी कोई दिक्कत नहीं है। कानून जो है आज से नहीं चल रहा है, आजादी से लेके आज तक कानून सबके लिए बराबर है। नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कानून के हिसाब से कुछ चल नहीं रहा, अभी कह रहे कानून सबके लिए बराबर है। सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि अगर हम सदियों से धार्मिक जीवन जीने की आजादी देता है ना, फजील जी, धर्म के आधार पर हमको अपना जीवन जीने की आजादी देता है ना। आर्टिकल 19 चेंज कर सकते हैं आप? नहीं, किसी को चेंज नहीं किया जा सकता सर। ये बताइए ना कि सवाल इस बात को लेकर भी है, अगर हम ये सदियों से कहते आए हैं कि अनेकता में एकता का नारा हम लगाते हैं, तो कानून में भी एक रूपता से आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
ऐसा इसीलिए है कि हमको संविधान हमको अपनी जिंदगी जीने के अधिकार देता है। वो अनेकता में एकता नहीं देगी जब हमसे जबरदस्ती कोई काम कराया जाएगा। नहीं तो मुस्लिमों हिंदू को धर्म के अनुसार- सुन लीजिए, सुनिए, मुस्लिमों सुनिए। को रुकिए, अब आपने सरकारी शुरू किया है सुविधाओं तो से मैं- वंचित सुनिए रखा मेरी जाता बात है पहले। क्या? आप सुनिए ना, हम बता रहे हैं। नहीं आप मुझे इस बताइए देश ना। में कानून सुनिए पहले, वजीर जी एक देश में कानून बना, वजीर जी एक क्या कानून ये बना देश में, सुन लीजिए। फजील अब अहमद आपने है कहा तो मैं क्या उसका जवाब उन्हें दे रहा स्कूल हूं, में सुनिए ना। सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं दी जाएगी और कोई और है हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है तो उन्हें शिक्षा दी जाएगी? फजील बता रहे अहमद हैं है आपको। तो क्या उन्हें सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिलेगा या फिर कोई नहीं और मिलता धर्म से है। ताल्लुक रखता है तो कहाँ उन्हें मिल मिलता है जाएगा? इलाज? प्राइवेट अस्पताल में तो लोग दवा के बिना मर जाएं। अस्पताल खोले क्या, स्कूल खोले क्या आप लोग? अरे कमिश्नर का बेटा और चपरासी का बेटा जिस दिन एक साथ स्कूल में पढ़ेगा ना, उस दिन समानता आएगी। राजा का बेटा और रंक का बेटा एक साथ एक स्कूल में पढ़ेगा तब समानता। एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, दहेज निरोधक अधिनियम बना ना देश के अंदर, लेकिन हिंदू समाज के लोग तिलक लेना और तिलक देना उनका धर्म है, वो नहीं मानते। तिलक देते भी है, तिलक लेते भी हैं। कौन कानून उनको रोक पा रहा है? तो ऐसा कानून बनाने से क्या फायदा है जो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, उसको मनवा नहीं सकते? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम इस देश में बना, छुआछूत दलित के लिए। एक दलित जो है ना भैंस पालता है, उसका दूध कोई नहीं खरीदता है। वही दलित बाबू साहब के घर की भैंस को धोता है, नहलाता है, दूध दूता है, ठीक उस है दूध को सब कुछ पीता है। हनी पाठक जी, मैं आपका रुख करूं उससे पहले गरिमा दसौनी जी सवाल इस बात को लेकर, देखिए ये कह रहे हैं कि कानून तो बहुत बन जाते हैं लेकिन ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अब भले ही ये कह रहे हो कि हमें कोई डर नहीं लगता, तमाम कानून है, लेकिन तब भी तो उसका पालन नहीं किया जाता। यूसीसी बन जाएगा तो उसका पालन होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। नहीं, बिल्कुल देखिए सही बात है कि आपने कहा वन नेशन वन मैं पूछिए उनसे कि 3 तिलक जो लेते हैं और तिलक देते हैं, वो कानून पर क्यों नहीं, कानून क्यों नहीं उन पर कार्रवाई करता? ठीक है गरिमा जी बोल रही हैं। देखिए मैं यही बात आपसे कर रही हूँ कि वन नेशन वन टैक्स हमसे कहा गया, वैट हम दे, इनकम टैक्स क्यों ले रहे हैं? जीएसटी हम दे, क्यों इनकम टैक्स ले रहे? जीएसटी ले रहे तो फिर इनकम टैक्स ले रहे ना। थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। अरे आपको जवाब का मतलब ही नहीं बन रहा है जीएसटी। आप अकेले नहीं, अब हमको जवाब दीजिए कि ठीक है प्रधानमंत्री ने कहा फजील कि जी, वन नेशन ठीक है गरिमा जी। आप अकेले नहीं है भाई डिबेट में, और लोग भी हैं, औरों को भी सुनिए, सब्र रखिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे कि वन नेशन वन टैक्स की बात हुई, फिर इस देश से एक झंडा होना चाहिए। क्यों आरएसएस के मुख्यालय में अपना भगवा झंडा होता है जब हमारा देश का एक झंडा है, एक देश एक विधान एक निशान की बात होती है? तो कहीं ना कहीं असल मुद्दों से अटकाने के लिए, लटकाने के लिए या ऊपर लीपापोती करने के लिए डुगडुगी क्यों पीटते हैं हर चीज की? अचानक आप रात को आए आपने नोटबंदी कर दी, अचानक आप रात को आए आपने जीएसटी लागू कर दी, तो फिर अचानक से यूसीसी लागू कर दीजिए ना। चुनाव तक इसको कितना लंबा खींचेंगे और हर चैनल को एक मैंडेटरी करेंगे कि इसके ऊपर डिबेट करिए। ये सुबह से मेरी तीसरी डिबेट है यूसीसी के ऊपर, और रिपोर्ट में भी वही बात कही जा रही है जो एक चैनल दर दूसरे चैनल दर मैं सुनती चली आ रही हूँ कि कैसे शाहबानो केस में हुआ, क्या कांग्रेस की गलतियां रही, यूसीसी की मांग लंबे समय से है। यानी कि टारगेट दे रखा है केंद्र सरकार ने हर चैनल को कि यूसीसी पे डिबेट कराओ, और अभी तो 6 महीने झेलना पड़ेगा क्योंकि चुनाव भी 6 महीने बाद है। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि अगर मंशा है मेरे प्रभु यूसीसी लाने की तो ला डालिए ना। आप बैठे ही इसीलिए हैं उस कुर्सी पर कि आप नई नीतियां बनाए, नए कानून बनाए। देशवासी तो चुपचाप आपकी जिस तरह से नोटबंदी झेली, जिस तरह से जीएसटी झेला, हमने जिस तरह से आपका हर प्रहार झेला, उस तरह से यूसीसी को भी झेलेंगे। क्या ऑप्शन क्या है हमारे पास? तो इसलिए हमसे ना पूछिए आपने क्या नोटबंदी पूछ के की थी, आप जीएसटी क्या पूछ के लाए थे? आज टमाटर को आपने शतक पार करा दिया, पूछ के किया क्या? महंगाई और बेरोजगारी असल मुद्दा है इस देश के। ठीक है हनी पाठक जी कह रहे हैं कि देखिए लेकर आना है तो ले आइए, इस मुद्दे को उठाना भी है, उतना भुनाना भी है, उस पे वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति भी करनी है। क्या वजह है इसके पीछे? ब्रिजभूषण सिंह से और मणिपुर से ध्यान भटकाना। सुन लेते हैं, गरिमा जी सुन लेते हैं। टमाटर और सारे सब्जियों की लगातार हो रही है। नहीं ऐसे नहीं ना, सुन लेते गरिमा जी। मुझे बेमकसद तो बीच में बोल नहीं है, ये चुनाव में जाएंगे फिर इसमें बोलेंगे नौकरियां कहाँ हैं, स्मार्ट सिटी कहाँ है? नहीं ठीक है अभी सुन लेते हैं ना, अभी बोल रही है ना, सुन लेते हैं। गरिमा जी ऐसे नहीं, देखिए अपनी बारे में बोलिए ना। नहीं ठीक है हनी जी बोल रही है, उनको सुनते हैं।
तो इसको मैं अच्छी लगती है। गरिमा जी मुझे इसकी आदत पता है, तभी मैं इनको पैसे टोक रही थी। जो झुलस रहा है मणिपुर मुझे इसकी आदत बहुत अच्छी ठीक है गरिमा जी, एक सेकंड, ऐसे नहीं ना प्लीज, इस तरह से नहीं होता, अपनी बारी में बोलिए ना। हनी जी बोल रही है, हनी जी। सब्जी मंडी लगाने का सबसे अच्छा एरिया वो है, लेकिन ये फिर भी अपने एरिया में नहीं जाती है। चुनावी रैली करने आप मणिपुर नहीं जाते और मध्य प्रदेश से आप पसमानदा समाज को भड़काने का काम करते हैं, फूट डालो और राज करो की राजनीति करते हैं। पसमानदा समाज को बताते हैं कि वो नहीं ठीक है गरिमा जी, देखिए अभी बोल रही थी ना आप, फजील जी को समझा रही थी ना कि आप अकेले नहीं बैठे डिबेट में, हम भी बैठे हैं, ऐसे ही और भी लोग बैठे हैं ना। इस तरह से मत करिए प्लीज, अपने अपनी बारे में बोलिए। हनी पाठक जी बोल रहे नहीं, इस तरह से नहीं प्लीज, लेकिन मुझे आवाज बंद करवानी पड़ेगी, माफ कीजिएगा, माफ कीजिए, इस तरह से नहीं, एक एक करके। मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये सब ज्ञान बांटती है, अपने ऊपर अपनाती नहीं है, इनकी पुरानी ठीक है ना, ठीक है ना, आपने अपनी बारी में बोला ना अपनी बारी में, अब उनको जवाब देने दीजिए ना। ठीक है हनी जी। देखिए ऐसा है, विरोध को ये कौन कह रहा है कि जो ये कह रही है कि लाना है तो लाइए, बातें क्यों कर रहे हैं, तो कौन विरोध कर रहा है बताइए। विरोध हम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो लाने की बात की है, लाने की बात की है। बिल पास होने गया, रिपोर्ट फिर देखिए सब्जी बेच रही है, फिर सब्जी बेच रही है, फिर सब्जी बेच रही है। नेहा जी आपको एंकरिंग आप ठीक से कर लीजिए, या तो एंकरिंग आप ठीक से कर लीजिए, आप एंकरिंग ठीक से कर दीजिए नेहा जी, या इनको कहिए सब्जी बाहर जाकर बेचे अपनी। कानून लेने पड़े ना वापस, और उस वक्त 3 काले कानून जब लागू हुए थे तो फायदे गिना रही थी हनी पाठक, फिर जब वापस लिया उसके भी फायदे गिनाने लग गई कि वापस क्यों लिया। ठीक है ना, अभी वो कानून पे मत जाइए ना, कृषि कानूनों पे मत जाइए ना, यूसीसी पे बात करिए ना, यूसीसी पे बात करते, कभी मणिपुर चले जाते हैं, कभी कहीं चले, नहीं मुद्दे पे रहिए ना प्लीज। ठीक है हनी जी 10 सेकेंड है, जल्दी से बात पूरी करिए, मुझे ब्रेक लेना है। चल नहीं ऐसे नहीं ना गरिमा जी। मुख्य प्रवक्ता का नाम इनको दे दीजिए, जो लगातार बीच में बोल। नहीं ऐसे नहीं, एक दूसरे पे निजी हमला नहीं, नहीं ठीक है, रखिए अपनी बात, रखिए। ऐसा है जो आप कह रही है कि क्या कर रही है, तो बात कर कौन कर रहा है, बातें बताइए, विरोध कौन कर रहा है। वो विरोध तो ये सब साफ और नेवले कर रहे हैं, विरोध तो हम तो कर नहीं रहे, हम तो बात लाने की बात कर रहे हैं। विरोध तो यही कर रहे हैं साफ और नेवले, जो पटना गए थे एक होने के लिए, फिर इनको अचानक याद आया कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने कहा सोनिया गांधी को उठा के रेल डालेंगे, तो इन्होंने आम आदमी पार्टी को साइन कर दिया, इन्होंने 1 मिनट के आम आदमी पार्टी को साथ कर दिया। नहीं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए ना प्लीज। नहीं आम आदमी पार्टी ने कहा पीछे की हुई है, तो आम आदमी पार्टी अब थोड़ा बात करने लगी कि हाँ यूपीपी ठीक है। देखिए आप दोनों अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ, दोनों को रोक रही हूँ। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पे और रुक कर लेते हो रुद्र प्रताप जी का। रुद्र प्रताप जी, क्योंकि कहा जाता है कि संविधान ने देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, इसलिए सभी पर समान कानून थोपना संविधान के साथ खिलवाड़ करने जैसा नहीं होगा क्या? नहीं, अभी तक जो इसमें बात चल रही है इसमें कोई धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई ऐसा प्रहार नहीं है कि किसी को धार्मिक स्वतंत्रता से रोक दी जा रही है। वो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जिन लोगों के मतलब कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सबके लिए समान किए जा रहे हैं, बस उतनी ही चीजें हैं। हाँ, इसमें ये चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजन सा बना हुआ है कि आखिर वो चीजें क्या हैं, उस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये चीजें ऐसे ऐसे हैं और उस पर चर्चा होकर के उसको आगे लाना चाहिए। अब इसको आप समय के हिसाब से हो सकता है कि लोग राजनीतिक इसको मुद्दा कह सकते हैं, लेकिन अब देखिए सरकार अगर है तो सरकार अगर कानून नहीं बनाएगी तो क्या करेगी? इस संसद का काम ही यही होता है। अब जैसे कि एक प्रवक्ता कह रहे थे कि उसको नहीं फॉलो किया जा रहा है, तो वो अलग विषय है। कानून होना और कानून को नहीं मानना या उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट न करना, दोनों दो चीजें होती हैं। लेकिन अगर सरकार है, अगर उसको कुछ लग रहा है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, हाँ, अब मान लीजिए जो भी राजनीतिक दल हैं वो अपना पक्ष रखें कि चीजें क्या सही हैं क्या नहीं है। अब जैसे अभी एक बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रही थी कि कृषि कानून वापस लिए गए, तो उतना होना चाहिए ना कि आप उस तरह से चीजों पे अड़ जाइए, उस तरह से आपका विरोध प्रदर्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सरकार बैकफुट पे चली जाए। विपक्ष जब अपनी भूमिका को उतनी मजबूती के साथ उठाएगा, क्योंकि आप देखिए इतने दिनों वो तो सरेंडर कर रही हैं, गरिमा जी तो कह रही हैं कि लाइए जो हमने माना अभी तक
वो भी मान लेंगे अब अगर आप सवाल- यूसीसी लेके सवाल आएंगे यही है तो। ना कि आप जब तक अपनी बातों को स्पष्टता के साथ नहीं कहेंगे तब तक तो आप सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मतलब कांग्रेस बेहतर तरीके से नहीं उठा पा रही इस विषय को, ये मान रहे हैं नहीं, आप मेरे मुंह में शब्द डाल रही है। मैंने कहा हमारे पास चॉइस क्या है? नोटबंदी थोपी तो सहा ना हमने, जीएसटी थोपी बिना होमवर्क के तो सहा ना। आज तक सैकड़ों संशोधन जीएसटी में हो गए। नोटबंदी का एंड नतीजा निकला क्या? परिणाम क्या निकला बताइए ना। क्या मिला इस देश को नोटबंदी से? बस सैकड़ों मौतें मिली। मतलब ये है और कि लोगों जो को सरकार है लोगों बेवजह के को फैसले लेती है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप कह रही हैं। चोट करनी है तो अर्थव्यवस्था को सुधारिए, आप महंगाई को कम करिए, आप बेरोजगारी के दर्द से युवाओं को बचाइए। लेकिन नहीं, आपको तो चुनावी जो शतरंज है वो बिछानी है। और क्योंकि विपक्ष की बैठक हो गई है, इनके पैरों से सियासी जमीन इनको खिसकते नजर आ रही है। लोगों को ठीक है। बेरोजगारी हो रही है। ठीक है, एक एक करके अभी 1 सेकंड। हनी जी मैं आ रही हूँ। हनी जी पूरा मौका दूंगी आपको। हनी जी नहीं ऐसे नहीं ना, देखिए फिर आप दोनों ही बोलती रहेंगी तो फिर ऐसे नहीं होगा ना। इनको क्यों नहीं रोका? हनी जी दोनों को रोक रही हूँ, मैं दोनों को रोक रही हूँ। मेरी बात आपने रखने कहा। अरे मेरी बात तो बहुत पहले जवाब देना चाहिए था। नहीं, ऐसे नहीं। कुछ नहीं आता बोलना। जवाब दीजिए। मेरी बात आपने रखने कहा। नहीं ऐसे नहीं ना, देखिए टाइम खराब हो रहा है ना इस तरह से। गरिमा जी, हनी जी, ठीक है, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। माफ कीजिएगा, मैं रोक रही हूँ आप लोगों को, आवाज बंद करवा रही हूँ, माफ कीजिएगा। लेकिन फजील अहमद जी, अब सवाल इस बात नहीं हनी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, प्लीज नहीं पहुंच पा रही आपकी आवाज। फजील जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि अगर यूसीसी लागू कर दिया जाएगा तो उससे आपके धार्मिक आस्था पर आधारित अगर ये होगा तो आप लोगों के धर्म में हस्तक्षेप होगा? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? ये धर्म के साथ क्यों जोड़ रहा है? अभी रुद्र प्रताप जी भी ये कहते हैं कि देखिए धर्म के साथ इसको नहीं जोड़ना चाहिए। लग रहा है अभी ड्राफ्ट आने दीजिए, अभी तो उस पर केवल एक बात आर्टिकल 19 तो सबके लिए है ना। आर्टिकल 19 सबको आजादी, फंडामेंटल राइट्स देता है ना। फंडामेंटल राइट्स तो यही है कि आप अपने धर्म पर अपनी जिंदगी जी सकते हैं। मुसलमान थोड़े ईसाई है, आदिवासी है, अब सबसे ज्यादा डिफरेंसेस आदिवासी है। और हिंदू धर्म में ही कम से कम पंथ 100 से ऊपर पंथ है, सबकी अपनी अपनी समस्या है। सिख धर्म है, तो तमाम धर्मों की बात है, किसी को कोई डर नहीं है। अगर सरकार कोई गलत कानून बनाती है, अगर बना लेती है, तो उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट, ये सब चलेगा ना। कोई अगर देखिए, इन्होंने कृषि कानून की बात की, कृषि कानून पास नहीं हुआ था। नहीं, जैसे इस बात का जिक्र हुआ, बैठकों का दौर शुरू हो गया, ये भी कहा गया कि विरोध करेंगे इसका, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि धर्म के साथ इसको क्यों जोड़ा जा रहा है? को बचाना आज ये आर्टिकल 19 अगर वायलेशन करते हैं, हाँ, तो ये सबके लिए प्रॉब्लम होगी ना, हर समाज के लिए होगी। नहीं, ये भी कहा जा रहा है ना कि देखिए शरिया कानून 1400 साल पुराना है, क्योंकि ये कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है। सारे जातियां जनजातियां हैं, थारू है, बोक्सा है। मेरे उत्तराखंड में अनगिनत आदिवासी लोग हैं, उनकी जातियां हैं, जनजातियां हैं। कैसे उनको साधेंगे आप इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाह रही है। केवल हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात नहीं, मैं कोई रंग नहीं देना चाह रही हूँ, आप मुझ पे आरोप मत लगाइए प्लीज। ये मैं कोई रंग नहीं देना, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। कर रहे हैं आप बुलाइए ना आदिवासी समाज के लोगों को, वो बताएंगे आपको दिक्कतें। अरविंद जंतर मंतर पे आए थे 2 महीना पहले, देश हमारा 2 महीना पहले नया प्रैक्टिकल नहीं है। कम से कम 50,000 1 लाख आदिवासी इकट्ठा हुए। हम कोई इसमें अगर यूसीसी न लाने की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम के साथ जाकर खड़े हो गए हैं या हम किसी जाति विशेष के साथ जाके खड़े हो गए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ अगर आप आएंगे आपको थारू और बोक्सा जनजाति भी मिलेगी। आप उनसे पूछिए, उनको बैठाइए अपनी डिबेट में, आप उनसे प्रैक्टिकलिटी पूछिए। हनी पाठक जी, किसी की फिक्र नहीं है आपको? ये कह रहे हैं कि देखिए बहुत लोग प्रभावित इससे होंगे, किसी की फिक्र ही नहीं है। क्या सोच के यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं आप? अरे कहाँ आ रहा है यूसीसी? केवल चुनावी प्रोपेगेंडा है। व्यक्ति से लेके नहीं, ऐसा तो 370 के लिए भी कह रहे थे, हाथ लगाएंगे तो खून से लाल हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बातें आप लोग कर रहे थे। हट गई ना, अभी तो सुप्रीम कोर्ट की 34 से भी हट गई ना। कोई कानून आप बना दीजिएगा, आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है? नहीं, ऐसे नहीं। फजील जी, हनी जी को बोलने दीजिए, हनी जी को। ठीक है, आप इन्हें चुप कराइए। ठीक है, आपसे कहा था ना पूरा समय दूंगी। ठीक है, रखिए ना, रखिए बात रखिए।
आर्टिकल 25 जो धर्म परिवर्तन की मान्यता कांग्रेस की सरकार में दी गई थी, उसमें हिंदू समाज को ही दबाया गया था। मैं पूछना चाहती हूँ सिर्फ एक समाज को क्यों इस समय दबाया गया था? आर्टिकल 28 के तहत हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का छीना गया था कांग्रेस की सरकार के द्वारा, जो सिर्फ एक समाज को दबाया गया था, जरा ये बताएं। पूजा स्थल कानून 1991 के तहत अतिक्रमण किए गए मंदिरों में हमेशा के लिए कब्जे हो गए, क्यों हो गए जरा मुझे ये बताइए। वक्फ बोर्ड कानून अरे भाई जो आपकी सरकार है लैंड ऑर्डर का मामला है ना, ये तो चल रहा है। होगा कि आप एक कानून ले आइए, कानून एग्जिस्टिंग था प्रदेश के अंदर, आपने ओपन फॉर ऑल कर दिया, आपने हमारी जमीन खोल दी सबके लिए, और उसके बाद आप कह रहे अतिक्रमण हो गया। भैया अतिक्रमण करवाया आप ही ने, ठीक है। आप सख्त भू कानून लाते तो लैंड जिहाद की बात ही नहीं आती। अभी भी आप सख्त भू कानून लाइए, आपको लैंड जिहाद की बात करने को नहीं मिलेगी। लैंड जिहाद का आलम यह है कि भाजपा के प्रदेश कार्यालय के लिए जो जमीन इन्होंने खरीदी अपनी सरकार का दुरुपयोग करके, ऐसे नहीं होता है ना, एक एक करके रखिए ना अपनी बात को। तो बोल रहे हैं और क्या है, तो ऐसे में नहीं समझ रहा है कि आप किस तरह से ये देश समझ रहा है और हमारी जनता भी समझ रही है कि देखिए ऐसे डिबेट नहीं होती है जैसे आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों ही बोलेंगे तो जनता को नहीं समझ में आएगा, हमारे दर्शक नहीं समझ पाएंगे कि आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। आप पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं। नहीं, इस तरह से नहीं होता है ना, मैं बोल रही हूँ बार बार, एक एक करके अपनी बातों को रखिए। संजीव जी, संजीव जी, ठीक है, ठीक है, ये संभव नहीं है, ये इस बात को बार बार नहीं, ऐसे नहीं ना, प्लीज प्लीज। मुझे बताए ना हनी जी, के बारे में बताए, आर्टिकल 28 के बारे में बताए, आर्टिकल 25 के बारे में बताए, ये सब चीजों के बारे में बताए ना। ये बात जा रही है कभी मुन्ना सिंह चौहान मुझे सारे आर्टिकल लेके बैठी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के ना आर्टिकल के बारे में गलत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके गलत फहमियां का शिकार हो जाता है। सबको बोलना सबको है, सुनना किसी को नहीं। और एक अच्छा प्रवक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है, इस बात को समझने की जरूरत है। नहीं, आप सभी बोले जा रही, नहीं ऐसे नहीं होता ना। हनी जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, सरकार भी आपकी है, ये तो आरोप लगते रहते हैं, संसद में भी नहीं बोलने देते, विधानसभा में भी नहीं बोलने देते, डिबेट में भी नहीं बोलने देते, कुछ तो धैर्य रखिए। आप जो करेंगे वही होगा, देश भी आपके हाथ में है और उत्तराखंड भी आपके हाथ में है और तमाम और राज्य भी आपके ही हाथ में है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। बहुत शुक्रिया। बहरहाल सभी हमारे साथ गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।